अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मनाहिल बेटा, अब उठ जाओ। सुबह के 10 बज रहे हैं। आज कॉलेज भी नहीं गई और अब उठने का नाम भी नहीं ले रही। उठ जाओ। मेरी अम्मी मुझे काफ़ी देर से आवाज़ें देकर जगा रही थी। जब अम्मी आवाज़ देते हुए आती तो मैं उठ जाती और उनके जाने के बाद दोबारा सो जाती। फिर ऐसा हुआ कि मैं अम्मी की आवाज़ों से तंग आते हुए उठ गई। मुंह धोया, कपड़े बदले और आकर टीवी के सामने सोफे पर बैठ गई। अम्मी सामने बैठी मुझे लगातार घूर रही थी। मैंने अम्मी को प्यार से कहा, मामा, आप जानती हैं ना, मेरा कॉलेज जाने को दिल नहीं करता तो मैं नहीं जाती। प्लीज़ मामा, समझने की कोशिश करिए। मैं बचपन से भरपूर लाड प्यार में बड़ी हुई। मेरे माँ बाप बहुत ही अमीर कबीर थे। मैं शक्ल और सूरत और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। मुझे अगर कोई एक बार देखता तो दोबारा मुड़कर ज़रूर देखना चाहता। अब्बू तो बचपन ही में फौत हो गए। सारा बिज़नेस मेरी अम्मी और मामू मिलकर संभालते। मेरे मामू हमेशा से ही अपनी शादी के ख़िलाफ़ थे और अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारना सही समझते थे। वैसे मैं काफ़ी बदतमीज़ और ज़िद्दी भी हो गई थी। हमेशा अपने पैसे अपनी दोस्तों पर खर्च किया करती। उस रोज़ मैंने नाश्ता किया और अपनी दोस्त मारिया से फ़ोन पर बात करने लगी और फिर फ़ोन पर बात करते करते जब बोर होने लगी तो मैंने फ़ोन क्रेडल पर पटका और अपने कमरे में चली गई। अम्मी मेरी इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। अम्मी अक्सर मेरी वजह से कुछ लेट ऑफिस जाती थीं, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी, सिर्फ मेरी वजह से। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि अम्मी ऑफिस चली गई हैं तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने घर में अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला लिया। इंग्लिश गानों की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। दोस्तों के साथ शाम के 6 बज गए और मैं अपनी मस्ती भरी दुनिया में गुम थी। अचानक बाहर दरवाजे की बेल बजी तो सब एकदम चौंक गए, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई, बल्कि मैं अपनी धुन में मगन गानों को सुन रही थी। सलामू, जो कि हमारे घर का नौकर था, उसने दरवाज़ा खोला और ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोला, बड़ी मालकिन, आप? हाँ, मैं। क्यों, मैं अपने घर में नहीं आ सकती क्या? अम्मी गुस्से से बोली और अचानक जब मैंने अम्मी की आवाज़ सुनी तो दोस्तों को जाने का इशारा किया। दोस्तों के बाहर जाते ही अम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मैं अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मामा सॉरी, मैं बोर हो रही थी इसलिए दोस्तों को घर पर बुला लिया। मामा ने हमेशा की तरह इट्स ओके कहते हुए अपने गले लगा लिया। खैर, हम दोनों माँ बेटी ने रात का खाना खाया और मैं अपने बेडरूम की तरफ चली गई और बेड पर लेटने के साथ ही आंखें बंद कर लीं और फिर नींद की वादी में गुम हो गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे वही आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। वो आवाज़ ठीक रात के 12 बजे मुझको सुनाई देती थी और आज ये लगातार तीसरा हफ्ता था। मैं बिजली की तेज़ी से बेड से उठी। मैं उस आवाज़ के राज को पा लेने के लिए बेचैन थी और सरतोड़ कोशिश के बावजूद मुझे इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी और मैं इसी वजह से टेंशन में रहने लगी थी और कॉलेज भी नहीं जा रही थी। हालांकि मेरा कॉलेज में आखिरी साल था और उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो आवाज़ किसी के सांसों की आती थी। मैं उन सांसों की आवाज़ को सुनकर अपने कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ी, जहाँ से बाहर का नज़ारा साफ साफ देखा जा सकता था। मैंने खिड़की के दोनों पट खोल कर देखा। बाहर हर तरफ चाँद की रोशनी फैली थी। आसमान पर 14वीं का चाँद चमक रहा था। मैं चाँद की चांदनी में इस कदर खो चुकी थी कि मुझे अपने आसपास का कोई होश नहीं रहा था और फिर मेरे कदम खुद ब खुद बाहर के लिए उठने लगे। मैं जब बाहर निकली तो वो मंजर और भी अच्छा लगने लगा था। चांदनी में नहाई हुई फिज़ा, पेड़, बेल, बूटे बड़े भले लग रहे थे। पेड़ और फूल पत्ते एक नई बहार खिला रहे थे।
मैं इसी मंजर को देखते देखते काफ़ी दूर निकल आई और फिर पौधों के करीब पड़े हुए एक बड़े पत्थर पर बैठ गई और यही सोचती रही कि आखिर आखिर ये मुझे सांसों की आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं। आखिर ये सब क्या है? क्या ये मेरा वहम है या फिर? ये सोचते हुए मैं डर सी गई, लेकिन फिर भी मैं उन सब से जल्द छुटकारा पा लेना चाहती थी। और फिर मैं घर में वापस आ गई। सुबह होते ही मैंने मम्मा से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टियां लेकर कहीं दूर जाना चाहती हूँ। मम्मा ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? ओ मम्मा, आप भी ना, प्लीज़ मुझे फार्म हाउस पर जाने दीजिए। मम्मा ने कहा, चली जाओ। मम्मा हर वक्त काम में बिजी रहती थी और वो मेरी ज़रूरतों को कभी समझ नहीं पाती थी। मैंने अपना ज़रूरी सामान सलामों से पैक कराया और अपनी गाड़ी लेकर अकेले ही फार्म हाउस पर चली गई। फार्म हाउस मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पर था। मैं फार्म हाउस पहुंच गई। यहाँ पर घूमने फिरने के अलावा बाकी सारी सुविधाएं भी मौजूद थी। पहले जब मैं कई दफ़ा आई थी तो अपने दोस्तों के साथ या फिर अम्मी के साथ आई थी, लेकिन आज मैं अकेली यहाँ आई थी। मैंने कमरे में अपना सामान सेट किया। कुछ देर आराम करने के बाद बाहर टहलने के लिए निकल पड़ी। अचानक दूर से मैंने सलामू को आते हुए देखा। सलामू करीब आ गया तो मैंने उससे पूछा, तुम क्यों आए हो? वो बोला, छोटी मालकिन, मुझे बड़ी मालकिन ने भेजा है ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। ये वीरान जगह और आप अकेली हैं। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बातें ना करो और मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कहा। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई कि अचानक दूर से आती हुई सांसों की आवाज़ें फिर मुझे सुनाई दी। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ें जो पिछले कई दिनों से रात के सन्नाटे में मेरे कान से टकराकर मेरे दिमाग में हलचल पैदा कर देती थीं। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठी और खिड़की के पट खोलकर खड़ी हो गई तो मेरी नज़रें पेड़ के झुंड की तरफ गईं, इसलिए कि वो आवाज़ें उसी तरफ से सुनाई दे रही थी। फिर ये हुआ कि वो आवाज़ें धीरे धीरे मेरे करीब और करीब होती गईं। फार्म हाउस की खामोशी और खूबसूरत फ़िज़ा, रोमांच से भरी चांदनी रात में अब वो आवाज़ बहुत जादुई हो गई थी। फिर आवाज़ सुनाई दी, मनाहिल तो बड़ी हिम्मत वाली और बहादुर है। इस आवाज़ को सुनते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। दहशत के मारे मेरा दिल बुरी तरह अंदर ही अंदर दहलने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि ये आवाज़ ज़रूर किसी बदरूह यानी आत्मा की है, क्योंकि बचपन में मेरी नानी पेड़ों के नज़दीक जाने और बाल खोलकर पेड़ों के साए में बैठने से मना किया करती थीं। उनका कहना था कि पेड़ पर बदरूहों का साया होता है और बदरूहें इंसान का खून पी लेती हैं। मैं बिल्कुल जम सी गई थी। मेरे कदम डगमगा रहे थे। मैं अपने कमरे में किस तरह पहुंची मुझे मालूम नहीं हो सका। मैं पूरी तरह परेशान थी कि आखिर क्या करूं, किसके पास जाऊं। पता नहीं कोई मेरी बात पर यकीन करेगा भी कि नहीं। तरह तरह के ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे और फिर जाने कब मैं सो गई। फिर मुझे नज़र आया कि मैं किसी रेगिस्तान में मौजूद हूँ। हर तरफ रेत ही रेत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। खैर थोड़ी देर बाद मैं आगे बढ़ी। अभी कुछ कदम का फासला तय ही किया था कि मेरे सामने एक आलीशान महल नज़र आया। हर तरफ रेत ही रेत और ऐसे में आलीशान महल जिसे देखकर मैं अचंभे में पड़ गई। महल में या महल के आसपास किसी का भी नामो निशान नहीं था। मैं आगे बढ़ी और महल के मेन दरवाजे के करीब खड़े होकर आंखें फाड़े देखती जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। ये सब क्या है? मैंने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो एकदम मुझे होश आ गया और मैं हड़बड़ाकर जाग गई। मैं अपने बिस्तर पर पसीने में पूरी तरह से शराबोर थी। मेरी ढूंढती नज़रें कमरे में चारों तरफ फिरने लगीं, मगर कुछ भी तो नहीं था। ओ खुदाया, इतना अजीब व गरीब ख्वाब। मैं उठी और किचन में जाकर एक ही सांस में पानी के 2 गिलास गटागट पी गई और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। घड़ी की तरफ नज़र उठाई तो रात के 2 बज रहे थे।
अब नींद मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी, मगर मैं फिर भी सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि आज रात सांसों की आवाज़, घुंघरुओं की आवाज़ नहीं आई। ये ख्वाब फर्जी था, झूठा था, या फिर मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था कि ये सब क्या है। बहरहाल सुबह 10:30 बजे के करीब सलामों के जगाने पर मैं उठी। फ्रेश होने के बाद नाश्ते में सिर्फ कॉफ़ी ली। रात वाला ख्वाब अभी तक मेरे दिमाग पर छाया हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद भी उस बड़े से महल को मैं भूल नहीं पाई थी। मैं दूसरे कमरे में गई और अपनी बेस्ट फ्रेंड मरियम को कॉल करके फार्म हाउस पर बुला लिया ताकि यहाँ से इकट्ठे कहीं घूमने चलें। लगभग 2 घंटे बाद मरियम मेरे पास मौजूद थी। मनाहिल, कैसी हो? और फिर आज किधर का प्रोग्राम है? शॉपिंग के लिए चलें क्या? उसने पूछा। नहीं, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत परेशान है। मैंने उदासी और परेशानी से उसको जवाब दिया। मरियम ने जवाब में मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या हुआ मेरी जान? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करो, खुलकर बताओ, आखिर बात क्या है? मैंने सारा किस्सा उसे सुना दिया। पहले तो वो बहुत हैरान हुई कि शायद मैं उससे मजाक कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने उसे पूरी तरह से यकीन दिलाया कि ये सब सच है, तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ छलकने लगी। मैंने कहा, मरियम प्लीज़, आज रात मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़। खैर, वो मान गई और घर कॉल करके बता दिया कि वो आज रात मेरे पास फार्म हाउस पर है। हम दोनों फार्म हाउस से निकलकर इधर उधर टहलने लगे। जब हम फार्म हाउस के आखिरी सिरे तक आ पहुँचे तो मेरी नज़र उस कमरे की तरफ उठ गई जो पापा का था। पापा जब भी फार्म हाउस आते तो अपना ज़्यादातर टाइम उसी कमरे में गुजारते थे। वो कमरा अलग थलग सारे कमरों से काफ़ी फासले पर था, और जब कभी मैं उस कमरे में जाती तो पापा मुझे मना किया करते थे। उस वक्त मैं छोटी थी, लेकिन अब पापा को इस दुनिया से गए हुए 12 साल गुजर चुके थे। कमरे का ताला बहुत पुराना और दरवाज़ा भी पुराना था। मैं और मम्मा जब भी यहाँ आती, मम्मा फार्म हाउस के इस हिस्से की तरफ मुझे नहीं जाने देती थीं। मैंने मरियम से कहा, ये कमरा मेरे पापा का था, और हैरत की बात यह है कि आज तक मैं इस कमरे में नहीं गई। चलो आज इसे देख ही लेते हैं। मैंने सलामू को आवाज़ दी, सलामू ज़रा इधर आओ, जल्दी। सलामू दौड़ते हुए आया। जी छोटी मालकिन, क्या हुक्म है मेरे लिए? सलामू, ज़रा इस कमरे के ताले की चाबी तो ले आओ, मैंने कहा तो सलामू के चेहरे पर परेशानी और हैरत साफ छलकने लगी। बीबी जी, इस कमरे की चाबी तो बड़ी मालकिन के पास है। बड़ी मालकिन के पास क्यों? बाकी चाबियां तो मेरे पास हैं, सिर्फ इस कमरे की चाबी मम्मा के पास। ये क्या बात हुई भला? मम्मा ने सिर्फ इस कमरे की चाबी को क्यों पास रखा हुआ है? सलामू, इस ताले को तोड़ दो, मुझे कमरे के अंदर जाना है। और वैसे भी हम दोनों कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर सलामू ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म छोटी मालकिन। थोड़ी देर में सलामू ने ताला तोड़ दिया तो मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। कमरे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि पापा के जाने के बाद दोबारा इस कमरे में ना कोई आया और ना ही इस कमरे की सफाई हो सकी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि पापा को पुरानी चीज़ों और अजीबोगरीब चीज़ों से लगाव था, मगर इतना जुनून की हद तक लगाव ये मैं नहीं जानती थी। हर तरफ अलग अलग हिस्ट्री की किताबें और कमरे के एक तरफ बहुत सारे एंटीक्स पड़े थे। जब मैंने बाईं तरफ के कोने की तरफ देखा तो मैं चौंक गई। बाएं कोने में एक अजीबोगरीब ताबूत पड़ा हुआ था जिस पर ना जाने किस ज़बान में कुछ लिखा हुआ था जो कि मेरी समझ से परे था। मैं किताबों को उलट पुलट कर देखने लगी जिनमें पापा की डायरी भी थी। पापा ये डायरी हमेशा अपने पास रखते थे। उन्हें शुरू से ही अलग अलग तरह की ऐतिहासिक चीज़ों पर काम करने का बड़ा शौक़ था और वो अपने इस शौक़ पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे। मैंने वो डायरी उठा ली।
मरियम मेरे साथ हर चीज़ को बड़े गौर से पागलों की तरह देखे जा रही थी। फिर अचानक बोली, मनाहिल, मुझे तो इस अजीबोगरीब कमरे में डर लग रहा है। चलो चलते हैं। वैसे ये ताबूत कैसा है? मैंने कहा, चलो खोल कर देखते हैं। और ये कहकर हम दोनों ताबूत की तरफ बढ़े। ताबूत का ढक्कन काफ़ी भारी था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर जोर लगाया तो वो खुल गया। तो अचानक हमारी चीखें निकल गईं। ताबूत के अंदर किसी पुरानी लाश का ढांचा पड़ा था। मैंने फौरन ताबूत के ढक्कन को नीचे की तरफ धकेल दिया और वो धम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। हम दोनों के दिल इतनी तेज़ धड़क रहे थे कि उनकी आवाज़ साफ हमारे कानों में पहुंच रही थी। मरियम ने तेज़ी से मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों काफ़ी डर चुकी थीं उस ढांचे और ताबूत को देखकर। मुझे अपने अंदर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मरियम ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, वैसे भी वो ढांचा था। लगता है तुम्हारे पापा को मिस्र की चीज़ों से भी दिलचस्पी रही होगी और इसी सिलसिले की कड़ी ये पुराना ताबूत हो सकता है। खैर छोड़ो, चलो बाहर चलते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो मरियम भी मुस्कुरा दी और हम गाड़ी लेकर एक पार्क में चले गए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ औरतों के लिए बनाया गया था। कुछ देर वहाँ पर रहकर हमें काफ़ी सुकून मिला। उसके बाद हम सीधे शॉपिंग सेंटर गए और फिर शाम को फार्म हाउस वापस आ गए। ज़ोरों की भूख लगी थी और ऊपर से सलामों ने सिंधी बिरयानी पकाई थी। हम दोनों ने खाना डट कर खाया, फिर कॉफ़ी पी और कमरे में आ गए। एक रोमांटिक मूवी देखी और बिस्तर पर लेट गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गाल को छुआ हो। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने उसे अपना वहम समझा और दोबारा सो गई और नींद की वादी में गुम हो गई। मुझे नज़र आया मैं किसी रेगिस्तान में थी। हर तरफ रेत ही रेत थी और सामने वही बड़ा सा आलीशान महल था। फिर मुझे याद आया, हाँ ये महल, मैंने इस महल की फ़ोटो पापा के कमरे में देखी थी। पूरे माहौल पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। मैंने महल का दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर बड़े बड़े कमरे थे जिनके दरवाजे अजीब तरह के थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बुराई की सारी ताकतें फिज़ा में मंडला रही हों। अचानक मैंने अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और मैं उछल पड़ी। मैंने जल्दी से मुड़ कर देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं हैरानी से इधर उधर देखती रही। फिर अचानक ही मेरे मुंह से एक भयानक सी आवाज़ निकली, हाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मीनार, राजमहल, आदमी, औरतें, देवता सब मिट गए हैं। देखो कैसी वीरानी है चारों तरफ, सब खाक में मिल गए हैं, किसी का नामो निशान नहीं। अचानक मुझे यूँ लगा जैसे कोई मेरे सामने आया हो और फिर मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। वो मैं खुद थी, लेकिन ड्रेस अलग था। अलबत्ता उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। उसने कहा, ओ तुम नहीं, मैं हूँ, समझी? तुम नहीं, मैं हूँ, सिर्फ मैं और मैं। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें आना है, तुम्हें वहाँ आना है जहाँ मैं हूँ। मैं तुमसे मिलूँगी। खौफ से मेरे पूरे बदन में कपकपी दौड़ गई। मैं जैसे होश में आ गई थी और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैं अपने बिस्तर पर थी। उधर देखा, अपने बिस्तर पर मरियम आराम से सो रही थी और मैं घबराहट में उसे देख रही थी। मैं कमरे से बाहर आ गई। क्या है ये सब कुछ? क्या हो रहा है? यहाँ तक कि मैं बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही। फिर उसके बाद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। दूसरी सुबह रूटीन के मुताबिक थी, कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर कोई अनोखी बात ज़रूर हो गई थी। मैंने रात वाली बात मरियम को बताई तो मरियम ने मजाक में कहा, मनाहिल, तुम तो ख्वाब के शिकंजे में जकड़ चुकी हो,
ये सब तुम्हारा वहम है। कल हम तुम्हारे पापा के कमरे में गए थे ना, उसी डर की वजह से और उन्हीं से मिलते जुलते ख्वाब तुम्हें नज़र आ रहे हैं। तुम सारी बातों को भूल जाओ। नहीं मरियम, कुछ तो है। तुम मेरे साथ दोबारा पापा के कमरे में चलो प्लीज़, तुम मना मत करो। मैंने कहा, ओके बाबा, चलो चलते हैं। और हाँ, अब की बार बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। वैसे भी पता नहीं वो ढांचा कितने 100 साल पुराना है, लेकिन मुझे तो लगता है हज़ारों साल पुराना है। तुम्हें कैसे पता? मैंने मरियम से पूछा। अरे भाई, तुमने वो ताबूत नहीं देखा और उस पर लिखी हुई वो लिखावट नहीं पढ़ी? ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी सदियों पुरानी है। मैंने तो आज तक ऐसी लकड़ी का ताबूत नहीं देखा। हम कमरे के सामने पहुंच चुके थे। फिर आगे बढ़कर मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए। हम दोनों ने ताबूत के पास जाकर ताबूत का ढक्कन खोल दिया। ताबूत में वही सड़ा गला ढांचा लेटा था। इस बार हम दोनों बिल्कुल भी नहीं डरे। लेकिन अचानक ढांचे में हरकत पैदा हुई और उसकी आंखें रोशन हो गई। आंखों से निकलती हुई रोशनी सीधे मेरे माथे पर पड़ रही थी। मरियम ने जैसे ही ये मंजर देखा तो फौरन ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और बोली, मनाहिल, ये क्या हुआ? क्या ढांचा जिंदा हो गया? लेकिन मेरा जहन अंधेरों में डूबने लगा था। मरियम मुझे संभालने लगी और मैं उसकी बाहों में झूल गई। एक बार फिर मैं उसी दुनिया में मौजूद थी। महल में अजीबो-गरीब किस्म के लोग घूम रहे थे, जिनके ड्रेस बहुत अलग थे। वो सब एक बड़े कमरे में दाखिल हो रहे थे, जो हॉल नुमा था। कमरे में बेशकीमती हीरों और नगीनों से सजावट की गई थी और फर्नीचर अजीब मगर कमाल के थे। सामने एक बहुत आलीशान तख्त था, जिस पर मजबूत कदकाठी का एक नौजवान बैठा था। नौजवान के सर पर कीमती हीरों से सजा ताज था। सारे लोग उसे झुककर सलाम कर रहे थे और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, फिरौन सूरज और चाँद का हमारा खुदा है, हमारा खुदा महान है। फिर उस फिरौन नाम के नौजवान ने ताली बजाई और सारे लोग दाएं बाएं मौजूद कुर्सियों पर बैठने लगे। उन लोगों में मैं भी मौजूद थी। मैं बाईं तरफ की सामने वाली सीट पर बैठी थी। फिरौन के सामने 2 कड़ियल जवान आए और आते ही झुककर सलाम किया। एक का नाम अलकूस और दूसरे का नाम काबूस था। फिरौन ने हुक्म दिया, तुम दोनों में जो जीतेगा वही अलकोनिया से शादी करेगा। फिरौन की उंगली मेरी तरफ थी, मगर मेरे जज्बात अलकूस से जुड़े थे। मैं अलकूस से मोहब्बत करती थी। दोनों के बीच मोहब्बत को पा लेने की जंग शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते काबूस ने अलकूस को हरा दिया और फिरौन के हुक्म के मुताबिक अलकूस की गर्दन तोड़कर काबूस ने उसे मौत दे दी। जैसे ही अलकूस की मौत हुई, मैं तो वहाँ जिंदा लाश बन चुकी थी, जबकि फिरौन हुक्म दे रहा था। अलकोनिया काबूस की हुई। काबूस मुझे फातिहाना और खूनख्वार नज़रों से घूरे जा रहा था। मैं उसी लम्हे बोल पड़ी, नहीं, हम काबूस से शादी नहीं करेंगे। मेरी बात सुनकर फिरौन गुस्से से चिल्ला उठा, हर हाल में तुम्हारी शादी काबूस से ही होगी। मैं फ़ौरन वहाँ से भागकर ऊपर के जीने चढ़ने लगी। इधर फिरौन ने सिपाहियों को मुझे पकड़ने का हुक्म दे दिया। सिपाही मेरे पीछे आ रहे थे, लेकिन मैं उनके पहुँचने से पहले ही जीने चढ़कर ऊपर की मंजिल की छत पर मौजूद थी। मैंने झट छत से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरने की वजह से मेरे जिस्म की हड्डियां टूट चुकी थीं। सर से खून बह रहा था और मैं ज़िंदगी की जंग हार चुकी थी। अचानक वहाँ एक लम्हे के लिए रेत का तूफान सा आया और चला गया। मेरे सामने काबूस खड़ा था, बहुत खूबसूरत, आलीशान और पुराने स्टाइल की इमारत में, जिसके ठीक बीच में संगमरमर का फव्वारा पानी उगल रहा था। फव्वारे के नीचे हौज था। हौज के चारों कोने में फिरौन और काबूस के स्टैच्यू सजाए गए थे। पथरीले स्टैच्यू के आसपास हरी भरी घास लगी हुई थी, जिसमें जगह जगह लाल गुलाब खिले हुए थे। उसके आगे काफ़ी दूर तक हरियाली थी। बड़े और लंबे हॉल के चारों तरफ दीवारें बड़े बड़े पर्दों के पीछे गुम थीं
और उन्हीं बड़े पर्दों में से जगह जगह दरवाजे नज़र आ रहे थे जो शायद चंदन की लकड़ी से बने थे। चारों तरफ चंदन की खुशबू रची हुई थी। छत के साथ जहाज़ी साइज़ का फानूस लटका हुआ था। उसमें जड़े बेशकीमत हीरों की चमक कुछ ऐसी थी कि फानूस जलाने की कतई ज़रूरत नहीं थी। मुझे यूँ लगा जैसे मैं डूब रही हूँ और जैसे कोई बड़ा ख़तरा मेरे आसपास मंडला रहा है। काबूस ने मुस्कुराते हुए कहा, हुस्न की देवी अल्कोनिया तू है ना? मुझे नहीं पहचानती? क्या तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा सच्चा आशिक काबूस हूँ। तेरा जहन इधर उधर भटक गया है। तू नहीं जानती कि मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। हाँ, अब तेरे जिस्म पर मेरा कब्जा है, समझ रही है ना तू? मैं बहुत अरसे से यहाँ इन खंडरों में, जो कि सच में एक आलीशान महल था, में दफन था। सदियाँ गुजर गईं, मगर तेरे बाप की बेवकूफ़ी की वजह से मैं बाहर आया और ऊपर से वो मुझे अपने घर ले गया। मैंने उसके खून से पहले गुस्ल करके यानी स्नान करके ये शक्ति हासिल की, मगर मेरा जिस्म अभी भी पूरी तरह से मुझे नहीं मिल पाया है। मैं चल फिर नहीं सकता। अगर तू मुझे किसी जवान हसीन लड़की के खून से नहला दे तो मैं दोबारा वही पहले वाला काबूस बन जाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। पहले तेरी बेवकूफ़ी की वजह से हम एक नहीं हो पाए, क्योंकि तूने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार मैंने तुझे पा ही लिया। मेरी लाश उसी ताबूत में है। मेरे प्यार की कदर कर अल्कोनिया। मैंने तेरा कई सदी इंतज़ार किया है। और मेरा जहन अंधेरों में डूबता चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर लेटी थी, पर कमरा मेरा नहीं किसी और का था। मैंने इधर उधर देखा। अचानक मेरे कानों में अम्मी की आवाज़ आने लगी, डॉक्टर साहब प्लीज़ चेक कीजिए, मनाहिल को होश आ गया है। डॉक्टर ने आते ही मेरा चेकअप किया और मम्मा से बोला, ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जाइए, मगर इनका भरपूर ख्याल रखिएगा। फिर हॉस्पिटल से मैं, मरियम और मम्मा गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए, मगर मेरा जहन अभी तक भटका हुआ था और पिछली घटनाएं मेरे जहन पर सिनेमा स्क्रीन की तरह चल रही थी। जब घर पहुंची तो मम्मा ने मुझे प्यार से समझाया, मनाहिल बेटा, तुम्हारे पापा मिस्र के चीज़ों के शौक़ में अपनी जान से हाथ धो बैठे और तुम उनकी मोहब्बत से महरूम रह गई, और अब तुमने मेरी इजाज़त के बग़ैर उस कमरे को, जो कि पिछले कई सालों से बंद है, उसको खोलने का इरादा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता। मम्मा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर किसी हद तक उनकी आंखों में नमी उभर आई थी। मुझसे रहा न गया और मैंने मम्मा को गले लगा लिया। साथ मरियम भी हमारे गले लग गई। पहले मरियम ने ताबूत के बारे में मम्मा को बताया और उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मैंने एक एक लफ्ज़ मारिया और मम्मा को बता दिया। मम्मा और मरियम के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन मैंने मम्मा को हौसला दिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए, बस आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। इस बार मैं उस शैतान से पापा के साथ साथ अपना भी हिसाब पूरा करूँगी। लेकिन बेटा, मम्मा कुछ कहते कहते रुक गईं। खैर, मैंने मरियम को ज़हनी तौर पर राज़ी कर लिया। मैं और मरियम गाड़ी की तरफ बढ़े। गैराज से गाड़ी निकालते वक्त मेरी नज़र कोने में पड़े पेट्रोल के एक कैबिन पर पड़ी। अक्सर हम गैराज में थोड़ा बहुत पेट्रोल रखते थे कि जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। मैंने उसे गाड़ी में रख लिया। फार्म हाउस पहुँचते ही हमारा डायरेक्शन उसी कमरे की तरफ था जो बाकी कमरों से अलग थलग था। मरियम ने कहा, मनाहिल, तुम क्या करने जा रही हो? कुछ तो बताओ। अगर वो शैतान ताबूत से बाहर निकल आया तो? मरियम बोली, अभी उसमें इतनी ताकत नहीं, बस तुम हौसला रखो, डरना मत। ये बोलते हुए मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। कोने में पड़े ताबूत के पास पहुंची। ताबूत से अब भी मनहूसियत टपक रही थी।
ताबूत से अब भी मनहूसियत टपक रही थी। मैंने ताबूत पर पेट्रोल का कैन उल्टा कर दिया। ताबूत पूरी तरह से पेट्रोल से भीग गया। ज़्यादातर पेट्रोल फर्श पर फैल चुका था। मेरी जीन्स की पैंट की जेब में लाइटर मौजूद था। मैंने लाइटर निकाला और जलाकर ताबूत पर फेंक दिया। ताबूत ने फौरन आग पकड़ ली। मैं और मरियम कमरे से फौरन बाहर आ गए। धीरे धीरे आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया था। अब हमारा डायरेक्शन गाड़ी की तरफ था। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, धमाके जैसी आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दी, क्योंकि पूरा कमरा ढह चुका था। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने पापा पर होने वाले जुल्म का बदला ले लिया था। हमारा डायरेक्शन घर की तरफ था। थोड़ी देर में ही हमारी गाड़ी रोड पर फुल स्पीड से दौड़ी जा रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।